I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. तारीख थी 2 फरवरी 1933, लामोर, फ्रांस। शाम के करीब 5:30 बजे हुए थे। सर्दियों का टाइम था, बाहर पूरा अंधेरा था। एक आदमी जिसका नाम मोंशियर लेंसलाइन था, वो ऑफिस से अपने घर आता है। घर आकर वो अपनी कार से उतरता है। जब वो अपनी कार से उतरता है तो वो देखता है कि घर में अंधेरा है और पूरा घर अच्छे तरीके से बंद है और घर की सभी लाइट्स, खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ बंद है। ये देखकर मिस्टर लेंसलाइन सोचता है कि शायद वो अपने ऑफिस से कुछ ज्यादा ही लेट हो गया और उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसके फ्रेंड के घर पार्टी में चली गई हैं, जहां पर उन्होंने पहले से ही जाने के लिए डिसाइड कर रखा था। इसके बाद मिस्टर लेंसलाइन अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने फ्रेंड के घर के लिए निकल पड़ता है। जब मिस्टर लेंसलाइन अपने दोस्त के घर पहुंचता है, वहां पर कई सारे लोग आए हुए थे। वो सभी से मिलता है, बात करता है, लेकिन उसे अपनी वाइफ और बेटी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि उसकी फैमिली कहां पर है, तो उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी फैमिली तो यहाँ पर आई भी नहीं। ये सुनकर मिस्टर लेंसलाइन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अपने दोस्त को लेकर चले जाता है सीधा अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर पहुंचता है, वहां पर एक चीज अजीब थी। वो ये कि अब उसके घर के 2nd फ्लोर पर जो कमरा था, वहां पर किसी ने कैंडल को जला रखा था और थोड़ी सी लाइट उस कमरे से बाहर उसे नजर आ रही थी। अब उसकी वाइफ और उसकी बेटी पार्टी में नहीं गए। इसका मतलब घर में 4 लोग हैं और 2 घर में काम करने वाली मेड। अब मिस्टर लेंसलाइन सोचता है कि अगर उसकी वाइफ और बेटी मान लो कि घर में नहीं थे, लेकिन मेड तो घर में थी, तो फिर घर में अंधेरा कैसे हो गया? और अगर वो चारों घर पर नहीं है तो वो चारों जा कहां सकते हैं? मिस्टर लेंसलाइन और उसका दोस्त दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता। 5-10 मिनट ये करने के बाद वो सीधा घर के पास में मौजूद पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। वो पुलिस स्टेशन में जाकर देखते हैं कि वहां पर 2-3 पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि एक तो ये टाउन बहुत शांत था, यहाँ पर कुछ क्राइम ज्यादा होते नहीं थे, और दूसरा रात होने वाली थी। रात में पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर कम ही होते थे। मिस्टर लेंसलाइन वहां जाकर सब कुछ पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि वो 5:30 बजे आया था चेक करने के लिए, तब घर में कोई नहीं था क्योंकि घर में अंधेरा था। फिर वो वापस 6:30 बजे वापस फिर आता है घर में और अब करीब 7 बजने वाले थे। अब 2 पुलिस ऑफिसर मिस्टर लेंसलाइन के साथ चले जाते हैं। अब पुलिस वालों को पता था कि दरवाजा अंदर से बंद है, तो 1-2 बार नॉक करने के बाद वो घर के पीछे बनी दीवार को कूदकर घर के बैकयार्ड में चले जाते हैं और घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर 2 पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं। अब घर के अंदर पूरा अंधेरा था। दोनों ऑफिसर धीरे धीरे घर के अंदर जा रहे थे। उनके एक हाथ में पोर्टेबल लाइट थी और दूसरे में गन, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि घर में कौन है, कोई भी हो सकता था। घर के हॉल के अंदर वो सबसे पहले देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से घर के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जा रहे थे, एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में पड़ी लाइट नीचे जमीन पर किसी चीज पर पड़ती है। जब पुलिस वाला थोड़ा सा करीब जाकर उस चीज को ध्यान से देखता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जमीन पर किसी इंसान की निकाली हुई आंख पड़ी हुई थी। जब वो थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक के ऊपर एक जमीन पर बॉडीज पड़ी हुई हैं और आसपास की पूरी जमीन लाल हो चुकी है। और इसी के साथ शुरुआत होती है फ्रांस की हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस केस की। वेलकम टू वनिम शो और मेरा नाम है अभी। देखिए, एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप वनिम शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साल था 1926। फ्रांस की कैपिटल पेरिस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक छोटा सा टाउन लैमोर में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में टोटल 4 लोग थे। मिस्टर लेंसलाइन, जिसका पूरा नाम मोंशियर लेंसलाइन था,
वो, उसकी वाइफ लियोनी लेंसेलाइन, उनकी 2 बेटियां थी। एक की शादी हो चुकी थी, एक उनके साथ रहती थी जिसका नाम था जेनेविया। मिस्टर लेंसेलाइन एक रिटायर्ड लॉयर थे और अब वो बस सिर्फ मजे के लिए अपने ऑफिस में काम करते। जो केस और जो काम पसंद आता वही वो करते थे। जो लियोनी लेंसेलाइन थी वो हाउसवाइफ थी और घर पर अपनी बेटी का ध्यान रखती, जेनेविया का। अब 2 बेटियों में एक की तो शादी हो चुकी थी, मतलब अब घर में 3 लोग रहते थे। लेकिन अब इन्हें दिक्कत सिर्फ एक थी कि इन्हें कोई मेड नहीं मिल रही थी। जो भी मेड आती वो कुछ टाइम काम करती और फिर बाद में या ये उसे खुद निकाल देते या वो खुद चली जाती। कोई भी मेड लंबे समय के लिए इनके घर में काम नहीं कर रही थी। अब लियोनी की एक फ्रेंड उसे बताती है कि एक लड़की है जो अच्छा काम कर सकती है। उसके एक रिश्तेदार ने उसे पहले काम पर रखा था लेकिन अब उसे निकाल दिया है, अब वो फ्री है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुला लूंगी। लियोनी हाँ कर देती है और 2 दिन के बाद एक लड़की मेड बनकर उनके घर आती है। वो 21 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था क्रिस्टीना पापिन। दिखने में वो लड़की बहुत शांत, चुप रहने वाली। लियोनी उससे 2-3 चीजें पूछती है, वो लड़की उसका भी घबराकर जवाब देती है। उसके बाद क्रिस्टीना को लियोनी घर का काम देती है। क्रिस्टीना वो काम बहुत अच्छे से करती है। लियोनी ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये काम कितने टाइम से कर रही हो। वो बताती है कि मैं ये काम 5-7 साल से कर रही हूँ। मतलब कि वो 14-15 साल की उम्र से मेड का काम लोगों के घर जा जा कर रही थी। लियोनी के पूछने पर वो बताती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है और पैसों की वजह से ही वो इतनी कम उम्र से ये काम कर रही है। तो खैर इसके बाद लियोनी उसे काम पर रख लेती है। अब खैर क्रिस्टीना को काम करते कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन लियोनी घर में बैठी हुई थी और अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि मुझे एक मेड की जरूरत है, क्या तुम्हारी नजर में कोई मेड है? ये सुनकर क्रिस्टीना हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि लियोनी उसे काम से निकालने वाली है, शायद उसने कोई काम गलत कर दिया। जब लियोनी की वो दोस्त अपने घर चली जाती है तो क्रिस्टीना हिम्मत कर लियोनी से पूछती है, क्या आप मुझे निकालने वाले हो और क्या मैंने कोई गलती की है? तो लियोनी उसे बताती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक और मेड की जरूरत है क्योंकि अकेली से तुमसे इतना काम नहीं हो पाएगा। तो क्रिस्टीना यहाँ पर कहती है कि मेरी एक बहन है, वो काम अच्छा करेगी, आप कहो तो मैं उसे बुला लेती हूँ। लियोनी हाँ कर देती है। क्रिस्टीना अपनी बहन को बुलाती है। लियोनी उससे कुछ काम करवा कर देखती है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद वो उसे भी काम पर रख लेती है। उस लड़की का नाम था लिया पापिन और वो लड़की अभी सिर्फ 16 साल की थी। अब दोनों बहनें एक साथ रहती, काम करती। सुबह दोनों 6 बजे उठती और मिस्टर लेंसेलाइन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती और एक बहन घर की साफ सफाई शुरू कर देती। बाद में जो बाकी फैमिली मेंबर थे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया जाता और सामान जो मार्केट से लेकर आना होता था जैसे सब्जियां वगैरह वो भी वो मार्केट से लेकर आती। उसके बाद वो लंच बनाती। लंच बनाने के बाद उनके पास फ्री टाइम होता था शाम के डिनर बनाने से पहले। शाम होते ही वो डिनर की तैयारियां करती। उसके बाद रात को खाना बनाकर बर्तन धोकर बाकी सभी काम खत्म कर वो दोनों बहनें सो जाती। जब शाम को उनको फ्री टाइम मिलता तो वो ज्यादातर समय अपने रूम में रहती जो उन्हें एक अलग से मिला था और वो भी एक हीटेड रूम था। उस समय इतना सब कुछ किसी मेड के लिए कोई नहीं करता था, लेकिन लेंसेलाइन फैमिली ये सब कुछ पापिन सिस्टर के लिए कर रही थी। और खैर कभी कभी वो घर के बाहर भी जाती। बाहर जब वो घर के जाती एक खास जगह पर वो दोनों बहनें जरूर जाती। घर के पास में ही एक पाम रीडर बैठता था और उस पाम रीडर के पास वो दोनों बहनें रेगुलरली जाया करती थी क्योंकि ये दोनों बहनें पाम रीडिंग में बहुत मानती थी और वो पाम रीडर इन्हें एक बहुत अजीब चीज बताता था जो कि हम आपको अभी आगे बता देंगे। इसके अलावा वो दोनों बहनें सिर्फ संडे के दिन चर्च जाती। इसके अलावा लियोनी एक और चीज नोटिस करती है कि ये दोनों बहनें बाहर किसी लड़के से बात भी नहीं करती क्योंकि उस टाइम पर जो भी लोग मेड रखते थे एक कॉमन प्रॉब्लम वो फेस करते थे कि जो मेड होती थी वो बाहर जाती और डेटिंग के लिए किसी लड़के की खोज में रहती क्योंकि उन्हें भी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी। लेकिन ऐसा इन दोनों बहनों की केस में नहीं था। ये बात तो खैर लियोनी के लिए अच्छी थी क्योंकि वो दोनों बहनें सारा ध्यान अपना काम की तरफ रखती थी। खैर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। खैर एक दिन लियोनी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी घर में एक आदमी आता है जो कि पास में ही एक दुकान चलाता था। वो लियोनी से आकर बात करता है और पूछता है कि वो 2 लड़कियां आपके घर काम करती है क्या? लियोनी कहती है कि हाँ। वो कहता है कि उन दोनों ने मेरे पैसे नहीं दिए,
लियोनी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी मैं उन्हें सामान लेने के लिए भेजती हूँ तो पैसे देती हूँ। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो आपका सामान है उसके तो पैसे वो देती हैं, लेकिन वो पर्सनल भी कुछ सामान लेती है, उसके मुझे पैसे नहीं दिए और बहुत दिन हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूँ तो वो कहती हैं कि जल्द ही दे दूंगी, जल्द ही दे दूंगी, और आखिरकार मुझे आपके पास आना ही पड़ा। अब लियोनी ये सोचकर हैरान हो जाती है कि आखिर वो पैसे क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उस टाइम पर वो जितनी सैलरी इन दोनों बहनों को देती थी उतना कोई भी अपनी मेड को नहीं देता, और जो पैसे दुकानदार लेने की बात कर रहा था वो इतने भी ज्यादा नहीं थे कि उन्हें वेट करना पड़े। उस टाइम पर वो दोनों बहनें अपने रूम में थी। लियोनी उनके रूम में जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पैसे कहां पर हैं और उस आदमी को तुमने पैसे क्यों नहीं दिए। तब उसे पता चलता है कि इन दोनों बहनों की पूरी सैलरी उसकी माँ के पास जाती है और वो अपनी सैलरी में से एक भी पैसा रख नहीं सकती, क्योंकि उनकी माँ उन्हें कहती है कि अगर उन्होंने एक भी पैसा उसे कम दिया तो वो दोनों को मारेगी। ये डर की वजह से वो दोनों बहनें अपना सारा पैसा, जितना पैसा वो कमाती है, वो अपनी माँ को भेज देती है। ये सुनकर लियोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये सब कुछ बदलना चाहती थी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर पापिन सिस्टर की फैमिली थी कौन और उनकी माँ ये सब कुछ कर क्यों रही थी। साल 1901, सेन मेड्रा, फ्रांस। इस छोटे से गांव में एक आदमी जिसका नाम गुस्ताव था, वो एक क्लेमेंस नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गुस्ताव की फैमिली उसे ये शादी करने नहीं देना चाहती थी। इसके पीछे वजह थी बहुत इंटरेस्टिंग। गुस्ताव के पेरेंट्स इसीलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्होंने क्लेमेंस के बारे में बहुत बातें सुनी थी, और सबसे मशहूर बात जो पूरे गांव में मशहूर थी कि क्लेमेंस का अपने बॉस के साथ अफेयर है जो कि उसकी फादर की एज का है। लेकिन गुस्ताव यही कहता है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। गुस्ताव अपनी फैमिली से कहता है कि मैं शादी करूंगा तो क्लेमेंस से ही करूंगा। एक तो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, और दूसरी बात ये कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, भला मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ दूं। खैर, फैमिली के विरोध करने के बावजूद भी 3 अक्टूबर 1901 को गुस्ताव शादी कर लेता है क्लेमेंस के साथ। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, पूरी सोसाइटी उनके प्यार के खिलाफ है, लेकिन एंड में आखिरकार वो दोनों शादी कर लेते हैं। मतलब कहानी खत्म। लेकिन यहाँ से कहानी असली शुरू होती है। शादी के 4 महीने बाद यानी कि 12 फरवरी 1902 को गुस्ताव और क्लेमेंस के घर एक बेटी जन्म लेती है। उसका वो नाम रखते हैं एमिलिया। बच्चा होने के बाद गुस्ताव एक चीज को नोटिस करता है कि क्लेमेंस का इंटरेस्ट ना तो उसमें है, ना ही अपने बच्चे से उसका कोई प्यार है। गुस्ताव अपने से ये सवाल पूछता है कि क्या वो बातें कहीं सच तो नहीं थी? क्या सच में क्लेमेंस का अपने बॉस के साथ अफेयर तो नहीं था? और क्या ये बच्चा उसका है भी या नहीं? गुस्ताव अपनी वाइफ क्लेमेंस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे एक बहुत अच्छी जगह पर जॉब मिल चुकी है और जल्द ही उनके घर में पैसा ही पैसा होगा और सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। क्लेमेंस ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। गुस्ताव उसे बताता है कि हमें जल्द ही दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके, क्योंकि इतनी दूर आना जाना तो मुश्किल है। ये सुनते ही क्लेमेंस उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन एंड तक क्लेमेंस का यही कहना था कि वो मर जाएगी लेकिन इस टाउन को छोड़कर यहाँ से जाएगी नहीं। अब गुस्ताव क्लेमेंस से डिवोर्स चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि क्लेमेंस फिर से प्रेग्नेंट है। और क्लेमेंस भी कहती है कि डिवोर्स क्यों करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि अब वो प्रेग्नेंट है, अब भला उससे कोई शादी क्यों करेगा। तो इसलिए वो गुस्ताव के साथ रहना ही एक सही ऑप्शन समझती है। 8 मार्च 1905 गुस्ताव और क्लेमेंस के घर एक लड़की का जन्म होता है। वो उसका नाम रखते हैं क्रिस्टीना पापिन, और ये वही लड़की है जो मेड के रूप में लैंसलिन के घर अब काम कर रही है। अब 2 बेटियां तो इनकी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच लड़ाइयां रुक नहीं रही थी, और साथ में इनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं थी कि ये बच्चों को आसानी से पाल सके। इसलिए गुस्ताव क्रिस्टीना, जो कि छोटी बच्ची थी, उसको अपनी बहन को दे देता है, और उसकी बहन ने शादी नहीं करी थी और ना ही वो कभी शादी करने वाली थी, और वो भी खुशी खुशी क्रिस्टीना को एक्सेप्ट कर लेती है। साल 1910 में आखिरकार गुस्ताव की फैमिली लामोर सिटी में शिफ्ट कर जाती है। फिर 15 सितंबर 1911 में इनके घर तीसरा बच्चा जन्म लेता है। ये भी एक लड़की थी। इसका नाम ये रखते हैं लिया पापिन, और ये वही सेकंड मेड है जो लैंसलिन के घर काम कर रही है। 1912 में क्लेमेंस गुस्ताव को डिवोर्स दे देती है। इसके पीछे कुछ वजह थी।
दरअसल क्लेमेंस को एक बात पता चलती है कि गुस्ताव ने उसकी बड़ी बेटी एमिलिया का कई बार रेप किया है, और वो तो एमिलिया को अपना बच्चा तक नहीं मानता था। लेकिन ये रीजन नहीं था क्लेमेंस का डिवोर्स लेने के लिए। उसका डिवोर्स का रीजन था कि गुस्ताव अब दारू बहुत पीने लग गया है और वो सही आदमी नहीं है जिसके साथ वो रह सके। और जब उसे एमिलिया वाली बात पता चली कि गुस्ताव ने उसके साथ ये सब कुछ किया, तो क्लेमेंस ने कहा कि कहीं ना कहीं एमिलिया की ही गलती होगी, उसने ही गुस्ताव को उकसाया होगा ये सब कुछ करने के लिए। ये तो उसकी सोच थी अपने बच्चे को लेकर। और वो एमिलिया और क्रिस्टीना को ऑर्फनेज में भेज देती है, जो कि चर्च के द्वारा मैनेज किया जाता था। और जो छोटी बेटी थी लिया, उसे भी अपने किसी रिलेटिव के घर वो भेज देती है। 1914 आते आते एमिलिया अपनी पुरानी पूरी लाइफ को भूलकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत एक नन बनकर करती है। और वो नन बनकर अपनी पूरी फैमिली, सभी रिश्तेदारों को छोड़ देती है। जो क्रिस्टीना थी वो भी इस चीज से बहुत इंस्पायर होती है और वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह नन बनना चाहती थी। और ये बात क्रिस्टीना अपनी माँ यानी कि क्लेमेंस को भी बताती है कि वो भी नन बनेगी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टीना 15 साल की होती है, क्लेमेंस उसे वहां से निकालती है और लोगों के घर एज अ मेड काम करने के लिए भेज देती है। वो कई जगह पर काम करती है और पूरी सैलरी क्लेमेंस खुद अपने पास रखती है। और छोटी बेटी लिया को भी रिश्तेदारों के घर से बुलाकर एज अ मेड लोगों के घर काम करने के लिए भेजना शुरू कर देती है। तो खैर, जब ये सारी चीजें लियोनी लैंसलीन को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लेमेंस को लेटर लिख बताती है कि तुम्हें अब से पूरी सैलरी इन दोनों लड़कियों की नहीं मिलेगी और बहुत थोड़े पैसे ये तुम्हें देंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देती हूँ। क्लेमेंस को भी पता था कि पुलिस इनकी बात जरूर सुनेगी, तो इस वजह से वो मान जाती है। ये सब कुछ कर लियोनी बहुत खुश थी और वो दोनों बहनें यानी कि क्रिस्टीना और लिया भी बहुत खुश थी। लेकिन क्लेमेंस को इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ चुका था। तो खैर, अब बाकी की चीजें तो हमें समझ आ चुकी हैं। अब चलते हैं उसी दिन पर जब पुलिस उनके घर जाती है और उन्हें सीढ़ियों पर बॉडीज दिखाई देती है, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। तो खैर, जब पुलिस को बॉडीज वहां पर दिखी थी, वो थोड़ा उसके पास जाते हैं। उन बॉडीज की हालत बहुत खराब थी, मतलब हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो खैर, वो पुलिस वाले उस बॉडी को ध्यान से देखते हैं, ये 2 औरतों की बॉडी थी। तो खैर, इसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और उस कमरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहां पर लाइट चल रही थी कैंडल की वजह से। दोनों पुलिस वाले अपनी गन को लोड कर धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, अंदर से लॉक नहीं लगाया गया, और वो धक्का मारकर दरवाजा खोल देते हैं। और अंदर का नजारा बहुत अजीब था। अंदर बेड पर 2 बहनें लेटी हुई थी और उन दोनों ने पूरी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना और लिया थी। पुलिस वाले उन्हें उठाते हैं और कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। बाहर कई और पुलिस वाले भी अब आ चुके थे और उसके बाद इन दोनों बहनों को घर से बाहर ले जाया जाता है और बाहर आकर मिस्टर लैंसलीन और उसके दोस्त को पूरी कहानी बताई जाती है। क्योंकि जो डेड बॉडीज इन्हें 2 सीढ़ियों पर मिली थी वो जेनीवा और लियोनी की थी, यानी कि मिस्टर लैंसलीन की वाइफ और बेटी की। मिस्टर लैंसलीन की आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया और सबसे बड़ी बात क्यों किया, क्योंकि उनकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। पुलिस स्टेशन जाकर पापिन सिस्टर्स से पूछा जाता है कि ये सब कुछ तुमने किया। यहाँ पर एक और हैरानी की बात, दोनों बहनें यानी कि क्रिस्टीना और लिया ये कह रही थी कि ये मैंने किया। क्रिस्टीना कह रही थी कि ये सब कुछ मैंने किया, लिया कह रही थी कि ये सब कुछ मैंने किया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर उस समय घर में हुआ क्या था। तब और विचित्र चीजें सामने आती है। 2 फरवरी 1933 भी एक आम दिन था। सुबह वो दोनों बहनें उठती है, रोज की तरह जो वो काम करती थी, घर की सफाई, एक खाना बनाती, ये वो कर रही थी। करीब 11 बजे लियोनी और उसकी बेटी जेनीवा कहीं बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो लिया से कहती हैं कि तुम एक काम करना, हमारे कपड़ों को प्रेस कर देना, क्योंकि शाम को हमें पार्टी पर जाना है। शाम को हम आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और पार्टी में चले जाएंगे। लिया भी कहती है ठीक है, मैं कर रखूंगी। दिन में तो ये बात लिया के दिमाग से निकल जाती है, लेकिन शाम होते होते उसे ये बात याद आती है और वो कपड़े प्रेस करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो प्रेस को ऑन करती है, पूरे घर का फ्यूज उड़ जाता है और पूरे घर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। जब लियोनी वापस आती है, वो देखती है कि बाकी घरों की लाइट तो फिर भी चल रही है, उनके घर में पूरा अंधेरा क्यों है। वो वापस आकर लिया से पूछती है कि ये लाइट कहाँ चली गई।
तो लिया उसे सब कुछ बता देती है जो जो हुआ, कि प्रेस ऑन की और ये सब कुछ हो गया। ये सुनकर लियोनी को पता नहीं क्या हो जाता है। वो लिया को मारना शुरू कर देती है। कभी जोर जोर से उसे थप्पड़ मारती, उसका सर पकड़कर टेबल पर मारती और जो भी उसके हाथ आ रहा था वो लिया के मार रही थी। क्रिस्टीना लिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव थी। ये सब कुछ देखकर वो बीच में आती है और उसके हाथ में एक बोतल पकड़ी हुई थी। वो सीधा लियोनी के ऊपर मारती है और उसे धक्का देकर पीछे फेंक देती है। लियोनी उठ पाती उससे पहले ही लिया एक बहुत गंदा काम करती है। वो अपने हाथों से लियोनी की आंखों को हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते कि उसने क्या क्या किया। और वो सेम काम जेनेविया के साथ भी करती है, हाथों से उसकी आंखों को भी। उसके बाद में वो ऊपर चाकू लेकर आते हैं और उनकी बॉडीज के साथ आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ पापिन सिस्टर करती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतनी बात की वजह से ही क्रिस्टीना और लिया ने यह सब कुछ किया? ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले 2 साल से लियोनी डिप्रेशन में चल रही थी। उसका लिया को मारना आम बात था। वो लिया को कई बार मारती थी। पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ। लिया कपड़ों को प्रेस कर रही थी और घर का फ्यूज उड़ जाता है और लियोनी लिया को बहुत मारती है। लेकिन जब टेक्नीशियन जो ठीक करने वाला है वो आता है, वो बताता है कि इसमें ये तो गलती थी ही नहीं, ये तो अपने आप फ्यूज उड़ गया। ये देखकर क्रिस्टीना को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी और लिया को कहती है कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे। ऐसा करीब 2 साल तक चलता है, लेकिन एंड में ये दोनों बहनें वो चीज कर ही देती है जिसका शायद वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक आपको पहले मैंने चीज बताई थी कि पाम रीडर इन्हें एक बहुत अजीब चीज बताता था। वो ये कि पिछले जन्म में ये दोनों बहनें नहीं थी, इन दोनों की शादी हुई थी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थी। मतलब क्रिस्टीना हस्बैंड थी और लिया वाइफ थी। और इस जन्म में भी इन दोनों का रिश्ता बहनों से बढ़कर था। ये दोनों एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। खैर ट्रायल शुरू होता है और लिया को 10 साल की सजा मिलती है और क्रिस्टीना को मौत की सजा, जो कि बाद में कम कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा कर दी जाती है। लेकिन जिस दिन से लिया क्रिस्टीना एक दूसरे से अलग हुई थी, उस दिन से क्रिस्टीना पागल हो रही थी। वो सारा दिन जोर जोर से जेल में चीखें मारती, सिर्फ ये कहती कि मुझे लिया के साथ बंद करो। जब भी उसे जेल में कहीं पर लिया दिख जाती तो वो जोर जोर से रोने लग जाती। हालांकि लिया को इस चीज ने इतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन एंड में क्रिस्टीना की चीखें कम होती गई। क्रिस्टीना ने खाना पीना सब छोड़ दिया, उसे सिर्फ लिया चाहिए थी और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा डूब जाने की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया और एंड में 3 साल के अंदर ही उसकी जेल में मौत हो जाती है। और 1941 में लिया को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ 7 साल की सजा के बाद, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था और उस समय वो थी भी बच्ची ही। इस केस को पूरा जानने के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह किसने किया? क्लेमेंस ने किया? पापिन सिस्टर ने तो लीगली गुनाह किया ही, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ कि एंड में उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और इस केस में कुछ ऐसी डिटेल थी जो हम नहीं बता सकते, तो प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले आप इस केस को जरूर देखिए। लगभग कुछ ऐसा ही केस है, लेकिन उसके एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।